जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा बी फार्मा 5th सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एक सब्जेक्ट है जिसकी हम यूनिट 1 स्टार्ट किए हैं और जिसके 2 पार्ट हो गए हैं। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे शेड्यूल के से लेकर के शेड्यूल बी वाई जो है हमारे, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया प्लस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा बी फार्मा 5th सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एक सब्जेक्ट है जिसकी हम यूनिट 1 स्टार्ट किए हैं और जिसके 2 पार्ट हो गए हैं। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, यानी कि जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे लिए उनके बारे में जाना, और हमने अभी प्रीवियस में पार्ट 2 डिस्कस किया था जिसमें हमने लीगल डेफिनेशन एंड टर्म्स देखी थी, जिसमें हमने शेड्यूल्स टू द एक्ट और शेड्यूल्स टू द रूल्स पढ़ा था। शेड्यूल्स टू द रूल्स में हमारे ऑन एन एवरेज 30 से 35 हमारे ये शेड्यूल्स आते हैं, जिसके हमने शेड्यूल ए से लेकर के शेड्यूल जे तक के हमने कल पढ़े हैं। आज जो बारी है, आज हम शेड्यूल्स जो पढ़ने वाले हैं इसमें लीगल डेफिनेशंस में शेड्यूल्स टू द रूल्स को लेकर के वो हमारे होने वाले हैं शेड्यूल के से लेकर के शेड्यूल वी तक के। आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम दी गूगल प्ले स्टोर और दी एप्पल ऐप स्टोर, दोनों पर अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ कोई और अन्य अपडेट्स हैं बी फार्मा से संबंधित, तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पर ये QR कोड्स दिख रहे हैं, इनके माध्यम से इनको स्कैन करके, इवन लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उसके माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे शेड्यूल के से लेकर के शेड्यूल वी वाई जो है हमारे, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए। हमने जो प्रीवियस पार्ट में हमने अपने शेड्यूल्स टू द रूल्स डिस्कस किए थे, ए से लेकर के जे तक के, उनकी जो पॉसिबल ट्रिक्स हो सकती थी उनके बारे में हमने जाना। तो आज जो बारी है इनको भी आज हम ट्रिक से ही पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहला है हमारा शेड्यूल के। शेड्यूल के ये कहता है कि इसके अंतर्गत हमारी कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज आ जाती हैं, किसकी? दवाइयों की, यानी कि आपकी मेडिसिन्स की। ठीक है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के इस पे प्रावधान नहीं लागू होते। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रावधान है वो इन पर लागू नहीं होते। जैसे सर्जिकल ड्रेसिंग्स में आपका गॉज है, बैंडेजेस है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो हमें विलेज कोऑपरेटिव से मिलती हैं, तो इनके ऊपर एज सच हमारी लागू नहीं होती हैं प्रावधानें। ठीक है, अब बारी आ जाती है शेड्यूल एम की। शेड्यूल एम की, अब अगर पहले हम बात करें, सर ट्रिक्स की बात हो रही, तो शेड्यूल के से आप याद रख सकते हैं काइंड्स, यानी कि कई प्रकार की। ठीक है, तो ऐसी कई प्रकार की हमारी मेडिसिन हैं जिनके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के प्रावधान लागू नहीं होते। अब अगर मैं शेड्यूल एम की बात करूं तो शेड्यूल एम को आप याद रख सकते हैं सिंपल, एम से आप याद रखिए मशीन, या फिर आप एम से याद रखिए मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग याद रखते हैं, सबसे सिंपल रहेगा। शेड्यूल एम जो कहता है, हमारा कहता है कि जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होंगी एलोपैथिक ड्रग्स को लेकर के, चाहे हमारी फैक्ट्री प्रीमाइसेस की बात हो, प्लांट की बात हो, इक्विपमेंट्स की बात हो, एटसेट्रा, ये सारे स्टैंडर्ड्स हमें शेड्यूल एम के थ्रू फॉलो करने हैं। जैसे टैबलेट कंप्रेशन करना हो हमें बेसिकली हेपा फिल्टर से। ठीक है, तो इस तरीके से शेड्यूल M1 आ जाता है। ये है हमारी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होम्योपैथिक प्रिपरेशंस के लिए। किसके लिए? होम्योपैथिक प्रिपरेशंस के लिए, जिसमें ठीक है आपको होम्योपैथिक प्रिपरेशंस की सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी इस शेड्यूल M1 के जरिए, जिसमें आपकी जो है, अगर मैं बात करूं, चाहे हमारा प्लांट हो या हमारे फैक्ट्री प्रीमाइसेस हो, इक्विपमेंट्स हो, एटसेट्रा, सब इसके अंतर्गत आता है। फिर बारी आती है हमारी शेड्यूल M2 की। शेड्यूल M2 में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है कॉस्मेटिक्स की। अब चाहे हमारा प्लांट हो, ठीक है, या हमारे इक्विपमेंट्स हो, या फिर हमारी जो है फैक्ट्री प्रीमाइसेस हो, ठीक है, सबकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आपकी शेड्यूल M2 में आती हैं। ठीक है, जैसे आपको लिपस्टिक, ठीक है,
मानी कि जो कॉस्मेटिक्स की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, चाहे लिपस्टिक है हमारे एटसेट्रा, ठीक है, तो इनकी जो है गाइडलाइंस जो है बनाने की या कुछ भी कार्य करना है, हमें फैक्ट्री लगानी है, तो भैया गाइडलाइंस M2 के जरिए फॉलो होंगी। M3 में सारी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, मेडिकल डिवाइसेस की GMP आएगी, ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस मेडिकल डिवाइसेस का, जैसे सर्जिकल ग्लव्स हमें बनाने होते हैं, ठीक है, तो ये जो भी हमारे मेडिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है जी, इन सब की गाइडलाइंस GMP को लेकर के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस वो आपकी शेड्यूल M3 के जरिए पूर्ण की जाएगी, ठीक है। तो शेड्यूल M तो हमारा ये रहा, जिसमें M के अलावा 3 पार्ट्स और है, M1 M2 M3। फिर आती है बात शेड्यूल N। शेड्यूल N यानी कि N से याद रखना न्यू। भैया कोई भी आपको फार्मेसी अगर रन करनी है, अच्छे से चलाना चाहते हो, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं या जो आपकी गाइडलाइंस कह सकते हो या आप इनको स्टैंडर्ड्स कह सकते हो, ये सब आपको शेड्यूल N के जरिए पूर्ण करना पड़ेगा अगर आप नई फार्मेसी चलाना चाहते हैं, ठीक है। अगर एक अपना मेडिकल स्टोर अच्छे से चलाना चाहते हैं तो जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब आपकी शेड्यूल N के जरिए पूर्ण की जाएंगी, ठीक है। जैसे आपको वहां पर रेफ्रिजरेटर भी रखना पड़ेगा, प्रॉपर रैक्स या शेल्व्स होनी चाहिए, ठीक है, डिस्पेंसिंग बैलेंस होना चाहिए, एटसेट्रा। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स आपकी शेड्यूल N के जरिए पूर्ण की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात आ जाती है शेड्यूल O की, ठीक है। O को याद रखना आप सिंपल ओम्फो से, ठीक है। यहां पर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के स्टैंडर्ड्स मेंटेन होते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स का मतलब देखो सीधी सी बात है भैया, सिंपल बताता हूं। बारिश हो रही थी, ठीक है, आप अपने घर पर थे, कोई बाहर से आपका कोई फ्रेंड, कोई कलीग या कोई रिश्तेदार आ गया बारिश में भीगता भागता और सीधा आते के साथ ही आपके सोफे पर वो पधार गया, ठीक है, उस पर पसर गया। अब आपके मन में एक चीज़ चल रही होगी, अबे यार बाहर से भीग के आया है, कीटाणु विटाणु लग रहे होंगे, जर्म्स लग रहे होंगे, ये अब दिक्कत कर देगा, है ना। तो अब वो गेट पर तो पहुंचेगा नहीं, उससे पहले आप जो है वहां पर साफ सफाई के लिए पहुंच जाएंगे, ठीक है, कुछ डिसइंफेक्टेंट्स ले जाएंगे, ठीक है, जिससे कि वो जो है कीटाणु विटाणु मर सके और हमें जर्म्स ना लगे। यानी कि जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं ये आपकी ग्रोथ को रोकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, या उसकी ग्रोथ को किल करेंगे, लेकिन नॉन लिविंग टिश्यूज पे, जैसे टेबल है, चेयर है, सोफा है, एटसेट्रा। तो यहां पर स्टैंडर्ड सब आपके डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के मेंटेन होते हैं, जैसे फिनाइल सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। शेड्यूल P से आपको याद रखना है पीरियड, तो यानी कि लाइफ पीरियड ऑफ अ ड्रग, ठीक है, लाइफ पीरियड ऑफ अ ड्रग, यानी कि एक तरीके से शेल्फ लाइफ जिसको कह देते हैं, ठीक है, शेल्फ लाइफ जिसको कह देते हैं, सबसे बढ़िया, ठीक है। अब शेल्फ लाइफ का मतलब सिंपल सी बात है भैया, बनने से लेकर के इस्तेमाल होने तक की अवधि, ठीक है, बनने से लेकर के इस्तेमाल होने तक की अवधि, इसको हम जो है बेसिकली शेल्फ लाइफ कहते हैं, ठीक है, इसको हम शेल्फ लाइफ कहते हैं, यानी कि लाइफ पीरियड जो है ड्रग्स का। जैसे आपका एक एग्जांपल एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल है या कोई पैरासीटामोल टैबलेट है, उसकी जो है एक्सपायरी डेट 2 साल की दी है, तो ये जो अंतराल है बनने से लेकर के इस्तेमाल होने तक का, ये जो लाइफ पीरियड दिया है एक, ये आपका जो है शेड्यूल P में आता है। और जो ड्रग्स है हमारी, उनका जो पैक साइज होगा ड्रग्स का, वो P1 के अंतर्गत आएगा। जैसे पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम वाली है, ठीक है, उसकी स्ट्रिप्स बनानी है, तो एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स रहेंगी, तो जो वो पैक साइज है, जो वो पैक साइज होता है, वो शेड्यूल P1 के अंतर्गत आता है, ठीक है बच्चों, इस चीज पर ध्यान देना है। आगे बढ़ जाते हैं, फिर आती है बात हमारी शेड्यूल Q की। शेड्यूल Q से आपको याद रखना है क्वीन, यानी कि रानी। रानी इस्तेमाल करती है कॉस्मेटिक्स, ठीक है जी, और कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं आपके कोलतार। तो यहां पर शेड्यूल Q में परमिटेड कलर्स या फिर डाइज है आपकी, ठीक है, कोलतार्स की, जिनको हम कॉस्मेटिक्स में, सोप्स में इस्तेमाल करते हैं। जैसे टार्ट्राजीन होता है आपका फेस क्रीम में यूज किया जाता है, तो ऐसे शेड्यूल Q याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर आती है बात हमारी शेड्यूल R की। शेड्यूल R में आपके सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, किसको लेकर के, कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेकर के, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेकर के,
ठीक है। शेड्यूल आर से आप याद रख सकते हैं रोकथाम। अब भैया जो आपके ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जैसे कॉन्डम्स है एटसेट्रा, ये सब किस लिए? प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो इसीलिए रोकथाम। ठीक है, जैसे रबर लेटेक्स के बने हुए आपके कॉन्डम्स होते हैं। अब अगर मैं बात करूं R1 की, तो यहां पर मेडिकल डिवाइसेस के स्टैंडर्ड्स आते हैं, जैसे बीपी मॉनिटर है, ठीक है, बीपी मॉनिटर है हमारा एटसेट्रा। तो जितने भी मेडिकल डिवाइसेस हैं उन सब के प्रावधान स्टैंडर्ड शेड्यूल R1 में आते हैं। आगे बढ़ते हैं शेड्यूल एस पर। शेड्यूल एस को आप याद रखिएगा, एस से सुष्मिता सेन, ठीक है। सुष्मिता सेन बनी थी विश्व सुंदरी, कैसे? कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल किया था। तो कॉस्मेटिक्स के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, वो सब शेड्यूल एस में आते हैं। जैसे कोल्ड क्रीम है, इसमें कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते एटसेट्रा, ठीक है। शेड्यूल टी पे आ जाओ। शेड्यूल टी में आपकी आंसू यानी कि जो आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन है उनकी जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होगी। जैसे च्यवनप्राश का मैन्युफैक्चरिंग एरिया किसी को लगाना है, ठीक है, तो वो सारी गाइडलाइंस आपकी शेड्यूल टी के तहत पूर्ण की जाएंगी, ठीक है। अब शेड्यूल यू है। यू के अंतर्गत जो हमारा बीएमआर होता है, जिसको आप बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं, ये आपको मेंटेन करना पड़ता है। कोई भी आपके पास अथॉरिटी आती है या आपके पास कोई एक ऑफिशियल आता है तो आपको ये रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है। जैसे बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना है एंटीबायोटिक्स का या सिरप्स का एटसेट्रा, ठीक है भैया, पता तो होना चाहिए कि आप प्रोसीजर कौन सा फॉलो कर रहे हैं, कितने बैच का एक लॉट है आपका, मतलब कि भाई कितनी टैबलेट, सिरप या एंटीबायोटिक जो भी बना रहे हो, कितना अमाउंट में बना रहे हो, उसका कोई रिकॉर्ड तो होगा, एसओपी तो होगा उसके लिए। फिर है शेड्यूल U1। इसमें आपको, ठीक है, शेड्यूल U1 की अगर मैं बात करूं तो आपको एडिशनल पर्टिकुलर्स मेंटेन करने पड़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स को लेकर के, स्पेशली जैसे आपके कॉस्मेटिक्स के होते हैं, ठीक है, तो ये रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ता है। शेड्यूल वी से याद रखिएगा आप विक्ट्री। शेड्यूल वी से विक्ट्री, तो यहां पर आपकी जो दवाइयां हैं, मेडिसिन की जो पेटेंटेड है या प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, उन सब के स्टैंडर्ड्स इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे ब्रांडेड कफ सिरप मीटिंग होती है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। फिर है शेड्यूल एक्स। एक्स में आपकी जैसे नारकोटिक ड्रग्स हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, तो इन सब के जो प्रावधान हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, या जो भी इनके प्रोविजंस हैं, वो सब आपके इसके अंतर्गत पूर्ण किए जाएंगे। जैसे डाइज़ापाम है, एल्प्राजोलाम है, एटसेट्रा। फिर है बात हमारी आखिरी शेड्यूल जो कि है वाई, ठीक है, शेड्यूल वाई। अब जैसे आपके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं या उनकी जो गाइडलाइंस हैं वो सब फुलफिल होती है शेड्यूल वाई के जरिए। जैसे फेज 1 ट्रायल करना है हमें किसी भी एक नई एंटी कैंसर ड्रग का या और कोई पर्टिकुलर कैटेगरी ड्रग का, तो क्लिनिकल ट्रायल्स के जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो सब शेड्यूल वाई के जरिए पूर्ण की जाएंगी। ये था हमारा आज का फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का लेक्चर 3 यानी कि पार्ट 3 यूनिट 1 का, जिसमें हमने शेड्यूल्स टू द रूल्स पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप ये शेड्यूल्स टू द रूल्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे, सेशनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे, इवन ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएंगे। ये जो ट्रिक्स हैं इनको रिकॉल करने की ये काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है। आप अपने से भी ट्रिक्स बना सकते हैं, अगर बना पाते हैं तो ज़रूर कमेंट में आप बताइएगा, उसको भी फिर हम यूज़ करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। इवन आप इन QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं या फिर लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, बचा लो।